नमस्कार। आज दो प्रमुख खबरों के साथ आपके सामने आया हूं। आपको अजीत डोभाल का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने मुंबई में आतंकी हमले के बाद में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने एक और मुंबई किया तो वो बलूचिस्तान गंवा देगा। आज जिन दो खबरों के साथ में आया हूं उसमें पहली खबर बलूचिस्तान से है, जहां पर बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया है। 11 अगस्त आजादी का दिन तय हुआ है और यह दावा किया है कि बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा है, न कि पाकिस्तान आर्मी का उस पर कोई कंट्रोल है, न पाकिस्तान प्रशासन का उस पर कोई कंट्रोल है। और दूसरी खबर जो थोड़ी दुखद हो सकती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से है। जिस स्तर की वहां पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह था, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी ने लाशें बिछा दी हैं। मैं आपको इस खबरों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर पॉलिटिकल पंचायत के इस नेशनल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप इस तरह की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में ज्वाइन बटन दबा करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बलूचिस्तान के बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जुड़ी खबरें। पाकिस्तान में जलियांवाला बाग में कैसे अंग्रेजों ने गोलियां खोल दी थी, बंदूक के नाल खोल दिए थे, तोपों के गोले खोल दिए थे और लोगों की लाशें बिछा दी, वैसे ही हालात, जलियांवाला बाग जैसा मंजर, पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध फायरिंग, सड़कों पर बस लाशें ही लाशें। दूसरी खबर अमर उजाला की है जिसमें वो कहता है कि पीओके में पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर बरपाया कहर, फायरिंग में 16 लोगों की मौत। आप सोचिए, इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की खबरें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से सामने आ रही है। और उसमें भी ये जो आप कश्मीर का नक्शा देख रहे हैं, ये भारत वाला हिस्सा, ये जो अक्साई चिन्ह है और ये जो हरा हरा दिख रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर विद्रोह इस इलाके में हो रही है। रावलाकोट का हिस्सा है यहां पर और यहां पर ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा ताकि आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही बर्बरता को समझ सकें। तस्वीरें जिसमें महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं खुलेआम कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ तस्वीरें इस तरह की सामने आई तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर यह दावा किया गया अलग अलग मीडिया सोर्स में कि रात के समय अंधेरे में जब ये बड़े प्रोटेस्ट 31 जुलाई और 30 जुलाई के आसपास ऐलान किए गए थे, वहां पर जिस तरीके की हालात बन रहे थे उसमें रात के अंधेरे में पाकिस्तान आर्मी की बड़ी तादाद में गाड़ियां रावलाकोट की तरफ जाती हुई देखी गई थी। इसके अलावा कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है जहां पर पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बेबस लोगों को घेरकर चारों तरफ पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो गोलियां ताने हुए खड़े हैं और सामने वाला व्यक्ति घुटनों के बल हाथ जोड़ करके खड़ा है। यह पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता की तस्वीरें हैं। इसके अलावा अलग अलग बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जहां पर किस हद पर पाकिस्तानी मिलिट्री ने हथियारों का इस्तेमाल किया है। आसमान धुआं धुआं हो रखा है, कहीं गलियों में धुआं धुआं हो रखा है। जिस तरीके के बंदूक और गोलों का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। और एक तस्वीर आई पाकिस्तान के उस दावे का पोल खोलती हुई जो पाकिस्तान ये कहता है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें चुनी जाती हैं। वहां तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे चुनाव के दिन एक चुनाव केंद्र के ऊपर वायरल वीडियो के मुताबिक बैलेट पेपर के ऊपर एक ही आदमी हस्ताक्षर कर रहा है, ठप्पे लगा रहा है और दूसरा व्यक्ति वो सारे वोट के तौर पर उसको साइड में कलेक्ट करता जा रहा है। किस तरीके से एक तरफा फर्जीवाड़ा हो रहा है वोटिंग के अंदर, वो उन तस्वीरों से साफ जाहिर हो सकता है। और ये संदेश, ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी एक संदेश हो सकती हैं जो ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन निष्पक्ष होंगे। ये तस्वीरें देखी। अब जरा आगे बढ़ करके डिटेल में इस कहानी को समझिए। दरअसल मामला क्या है, पीओके के अंदर मामला यह है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी, जो भारत के अंदर आजाद जम्मू कश्मीर असल में आजाद है, तो उसके बाद में हुआ क्या कि इधर वाले हमारे जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद में, आजादी के बाद में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, वहां के लोगों को पाकिस्तान यही तो बरगला रहा था कि हमें उस कश्मीर की आजादी के लिए लड़ना है, उनके लोगों के भले के लिए लड़ना है, वहां फौज ये अत्याचार कर रही है, ये है वो है। लेकिन 370 हटने के बाद में जिस तरीके का हमारे कश्मीर के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी आई है, जो समृद्धि आई है, जो विकास हुआ है, जो लोगों का कल्याण हुआ है, जो वहां पर शांति स्थापित हुई है, उसका असर पाकिस्तान वाले कश्मीर पर भी पड़ा और उन्होंने
उनको यह समझ में आया कि हमको तो इतने समय तक बेवकूफ बनाया जा रहा था, हमें यह कहा जा रहा था कि उधर इतनी निर्दयता है, जबकि असल में तो वही कश्मीर आजाद है, असल में उसी कश्मीर का तो भला हो रहा है। और यही वजह है कि अभी जब प्रोटेस्ट अपने हाइप पर थे, तब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो आंदोलनकारी नेता हैं, जेएसी के जो नेता है, उन्होंने भी भारत से मदद मांगी थी। दरअसल 2023 के अंदर, जब ये 2019 में 370 हटने के बाद में 3-4 साल में जो हमारे वाले कश्मीर में डेवलपमेंट देखा, तब पीओके के अंदर जेएसी का गठन किया जाता है। जेएसी ने 2023 में गठन के साथ ही 3 तरह की प्रमुख मांगे रखी। पहला तो यह कि संसाधनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए। दरअसल है क्या कि जो पीओके वाला इलाका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका है, यहां पर कई हाइड्रो प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन इन हाइड्रो प्रोजेक्ट का फायदा इस कश्मीर को नहीं मिलता है। आप यूं समझिए कि यहां पर अगर हम मांडला पोर्ट और इन 2 जगह पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी अगर मांगला बांध के ऊपर चलने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट और उनकी बात करते हैं, तो उन 2 प्रोजेक्ट से लगभग 2000 मेगावाट की बिजली बनती है और टोटल पीओके वाले इस रीजन में लगभग 3000 मेगावाट की बिजली बनती है। जबकि पीओके की टोटल खपत कितनी है बिजली की? शायद 370 मेगावाट के आसपास है, 10% के आसपास आप समझ सकते हैं। जबकि इस पीओके से जब 1947 के बाद देश आजाद हुआ और ये वाले कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, और जब यहां पर ऐसे मांगला डैम बनाया गया था, तो लगभग यहां पर 1 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था और उनको यह वादा किया गया था कि यहां से बनने वाली सस्ती बिजली आपको मिलेगी। हालात ये हो रखे हैं कि सरकार यहां पर 3 से 4 रुपए में बिजली बनाती है, लेकिन यहां से इस्लामाबाद ग्रिड में जाकर के वापस जब पीओके को आती है, तो यहां के लोगों को लगभग 40 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है पीओके वालों को, और उसमें भी दिन में 12-12, 13-13 घंटे पावर कट रहता है। तो यह एक उदाहरण है इलेक्ट्रिसिटी, मात्र आटे की कीमतों से लेकर तमाम वो लोग चाहते हैं कि हमारे संसाधनों का कम से कम हमको तो फायदा मिले। सिर्फ पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान वाला है, जहां के ज्यादातर नेता इस्लामाबाद की राजनीति करते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। इसके अलावा राजनीतिक अधिकारों की बात की गई, और राजनीतिक अधिकारों में भी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पीओके के अंदर विधानसभा की 53 सीटें हैं, उसमें से दरअसल 33 तो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, 8 स्पेशल सीटें हैं और 12 सीट ऐसी हैं जिसको इस्लामाबाद तय करता है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने विधानसभा के अंदर अपना दबदबा रखने के लिए एक गेम क्या खेला है, उन्होंने कहा कि जो पीओके वाले लोग थे, जो पीओके के अंदर इस जगह के लोग थे, लेकिन बाद में वो जाकर के लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जाकर बस गए, उन लोगों के लिए भी पीओके के अंदर सीटें रिजर्व रहेगी। इसलिए उन्होंने 12 सीटों को रिजर्व रखने का फैसला लिया है। इसको कौन तय करता है? इस्लामाबाद अपने हिसाब से अपने हितों का रखवाली करने के लिए तय करता है। तो होता नुकसान क्या होता है कि यहां के लोगों के हिसाब से सरकार नहीं बनती है, और ये पूरी तरीके से 12 लोग है ना, इस्लामाबाद में बैठी हुई सरकार अपने हिसाब से 12 सीटों पर अपने लोगों को बिठाती है। तो वो चाहते हैं कि ये वाला खत्म कर दिया जाए, ताकि विधानसभा के अंदर पावर बैलेंस करना हमारे हाथ में रहे। ठीक है। दूसरा, पीओके के अंदर जो भी फैसले होते हैं, वो पीओके के अंदर अगर बची हुई 33 सीटों से भी कोई अगर सरकार चुन लेता है, तब भी ज्यादातर फैसलों में पीओके काउंसिल का बहुत ज्यादा दखल रहता है। और जो एक काउंसिल, दरअसल जैसे अपने यहां किसी राज्य में एक राज्य की सरकार हो, वो अपने राज्य के विकास के सारे फैसले ले सकती है, लेकिन पीओके में बनने वाली सरकार के साथ में दिक्कत यह है कि उसके ऊपर भी एक पीओके काउंसिल है। वो पीओके काउंसिल का हेड होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, और उसके हिसाब से बाकी के सारे फैसले होते हैं। पाकिस्तान पीओके सरकार के पास में बस शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा बहुत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, इस तरह के बहुत लिमिटेड अधिकार हैं। समय जो विधायिका वाले भी अधिकार सीमित है और कार्यपालिका वाले अधिकार भी सीमित है। तो इन सारे मांगों को लेकर के, और तीसरी बात जो आर्मी से नाराजगी, मैंने जैसे बताया कि 370 हटने के बाद में लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हमको 70 साल से भूखे मारा गया और साथ में बंदूक पकड़ा के रखी गई कि आपको तो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ना है। लेकिन जब 370 हटी और बाद के हालात जब हमारे भारत के प्यारे आजाद कश्मीर के देखे, तो समझ में आया कि अरे, हमको तो 70 सालों के लिए मूर्ख बनाया गया। लोगों ने यहां हथियार उठाने बंद कर दिए, पाक मिलिट्री को बोला आप हटो यहां से, हमारा भी वैसा विकास करो जैसा भारत के साथ वाले कश्मीर का है। वैसा विकास हुआ नहीं। तो 2023 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, जिसमें पत्रकार, वकील, शिक्षक वगैरह इस तरह की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, और उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट को शुरू किया। लेकिन एक मजेदार बात है, वो है पश्चिमी मीडिया।
पीओके में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पश्चिमी दुनिया की जो मीडिया है वो पीओके की तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं ला रही। हालांकि सच्चाई ये भी है कि पीओके के अंदर इंटरनेट पर पाकिस्तान सरकार ने इन दिनों प्रतिबंध लगा रखे हैं, वहां पर मीडिया पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो कैसे भी करके अलग अलग संगठनों के जरिए रिपोर्ट लेकर के भारत का अगर छोटा भी मामला होता तो उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाता। लेकिन पाकिस्तान वाले इस मामले में चुप्पी साधे हुए, शायद इसलिए कि पाकिस्तान इन दिनों पश्चिमी दुनिया की गोद में बैठा हुआ है। खैर, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं पीओके के बाद में बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान की अगर डिटेल में हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में जो आज हालात वहां पर है, उसकी जो एक अंतिम पाकिस्तान की गलती कह सकते हैं वो ये तस्वीर है। आपको ये तस्वीर याद है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाते हैं और एक मिनरल्स की गिफ्ट देते हैं उनको, मिनरल्स। ये सारे के सारे मिनरल्स कहां के हैं? ये सारे के सारे मिनरल्स बलूचिस्तान के। इस नक्शे के जरिए समझिए, ये अलग अलग मिनरल्स के नाम हैं और उसके हिसाब से सिग्नल है, लेकिन आप तो बेसिक भाषा में ये समझिए कि ये तो पंजाब प्रांत है, ये सिंध प्रांत है, ये खैबर पख्तूनख्वा है। ये जो बलूचिस्तान रीजन है और खैबर पख्तूनख्वा है, ये ज्यादातर मिनरल्स है ना वो इसी जगह पर है। और डोनाल्ड ट्रंप जो गुच्चू पुच्चू इन दिनों आसिम मुनीर के साथ हो रखे हैं, वो असल में इसी मिनरल के लालच में है। लेकिन जब आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बलूचिस्तान के मिनरल ऑफर कर दिए तो बलूचिस्तान की जनता का जो 70 सालों से हो रहे शोषण का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और उनको लगा कि हमारे शोषण का ये अंतिम चरण है। लिहाजा उन्होंने अपनी लड़ाई को अगले स्तर पर ले गए। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले एक ट्रेन हाईजैक कर दी थी। सोचिए, एक जनता जहां का विकास इस हद तक, आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी कि बलूचिस्तान में कैसे पहाड़ी इलाकों में और मिट्टी की झोपड़ियां और उस तरह की बना करके लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक कर दिया जाता है। आए दिन आपने पिछले 1-1.5-2 सालों से खबरें देखी होगी कि पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर हमला हो जाता है, 8-8, 10-10 सैनिक आए दिन मारे जाते हैं। तो वो तस्वीरें इनके सामने थी। अब ये अमीर यार बलोच नाम के जो एक प्रमुख चेहरा है बलूचिस्तान की आजादी का, उन्होंने ट्वीट करते हुए 3 अगस्त 2026 को आजादी का ऐलान करते हुए दुनिया से यह आह्वान किया कि 11 अगस्त को, ये 3 अगस्त का लेटर है, 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आजादी स्वतंत्रता दिवस को वो मान्यता दे और बलूचिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में। 11 अगस्त का विशेष बात यह है क्योंकि बलूचिस्तान के नक्शे पर जब हम देखते हैं तो बलूचिस्तान के नक्शे में ये इस जगह पर ये जो बलूचिस्तान है, यहां पर एक कलात रीजन हुआ करता था और कलात रीजन को जो इधर लगे हुए ये जो ग्वादर पोर्ट था ना यहां पर, वो भी कलात रीजन का ही पार्ट था। जो आज पाकिस्तान चाइना को देकर के सबसे ज्यादा चाइना से पैसे उठा रहा है, वो भी इसी ग्वादर पोर्ट का हिस्सा था। तो कलात रीजन को देश, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होकर के आजादी मिली थी, तो उस विभाजन और उस आजादी से पहले तो पूरा इंडिया था। तो इंडिया से पाकिस्तान के अलग होने से पहले, पाकिस्तान 14 अगस्त को अलग हुआ, उससे भी 3 दिन पहले 11 अगस्त को कलात रीजन को आजाद घोषित किया गया था। यानी कि यह बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बलूचिस्तान का यह मानना है कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, उसमें बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ने हमला करके उस पर कब्जा किया है। मैंने एक पिछला वीडियो भी बनाया था कि ग्वादर पोर्ट कैसे कलात रीजन के जो वहां के शासक थे उन्होंने कैसे ओमान को दे रखा था और ओमान ने आजादी के बाद में कैसे भारत को वो ग्वादर पोर्ट बेचना चाहा, लेकिन तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ग्वादर पोर्ट लेना उचित नहीं समझा। तो वो एक डिटेल में बात बताई थी। तो कलात रीजन की जो आजादी हुई थी, वो ये लेटर भी मीर यार बलोच ने साथ में साझा किया है 11 अगस्त को। उनका मानना है कि इसके मुताबिक उनको मान्यता दी जाए। साथ में उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को ये लेटर लिख करके आह्वान किया है कि 11 अगस्त को उनकी आजादी के दिवस के तौर पर मान्यता दी जाए। बलूचिस्तान के अंदर मौजूदा हालात को अगर देखें तो पिछले 2-3 सालों में सिर्फ पीओके के अंदर ही 2023 से आग नहीं बढ़ी है। अब आपको धुरंधर मूवी देखो या अजीत डोभाल जैसे चेहरों पर विश्वास करो, कुछ भी करो, 2023 में पीओके के अंदर भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनकर के एक नए सिरे से विद्रोह खड़े होते हैं। ठीक उसी समय बलूचिस्तान में भी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। दरअसल इतने सालों तक बलूचिस्तान में अलग अलग फ्रंट लड़ाई लड़ रहे थे। बलूच लिबरेशन आर्मी लड़ रही थी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट लड़ रहा था, लश्कर ए बलूचिस्तान लड़ रहा था, बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट लड़ रहा था। लेकिन 2022-23 के आसपास एक ऐसी घटना होती है, कौन करता है ये नहीं मालूम, लेकिन कोई पर्दे के पीछे खेल रचता है और इन चारों संगठनों को उन्होंने मिलकर के ये फैसला लिया कि हम अलग अलग क्यों लड़ रहे, जब हमारा मकसद एक है।
हाँ, हमारी पार्टियां अलग रहेगी, संगठन अलग रहेंगे, लेकिन हम जो ऑपरेशंस चलाएंगे, हमें जो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करना है वो मिलकर करेंगे। अब ये इन चारों को एक करने का खेल किसने रचा, ये आप खुद अनुमान लगाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा। और बाकी ये तस्वीरें कुछ आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के विकास तो पाकिस्तान की सरकार ने नहीं किया, लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी हाईटेक हथियार बनते हैं वो बलूचिस्तान तक जरूर पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचाता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कैसे पहुंचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की वहां पर ये तस्वीरें सामने है, और वहां पर कितने हाईटेक लोग हैं कि वहां की आर्मी का वो कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है, पाकिस्तान से अलग हो जाता है, तो कितना बड़ा टेंशन है आप समझिए। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास वाला इलाका, ये आप नक्शे में देख सकते हैं, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये निचला इलाका है। ये बलूचिस्तान का मैप आपको दिख रहा है, ये ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट जो चाइना को दे रखा है। पाकिस्तान के अंदर इन दिनों सबसे ज्यादा पाकिस्तान का 90% कारोबार अकेले कराची पोर्ट और उसके अंदर कराची शहर में एक बिन कासिम पोर्ट वहां से होता है। तो ग्वादर पोर्ट चाइना को दे रखा है। अभी कुछ समय पहले ये ठीक यहां पर पश्चिमी पोर्ट है जो अमेरिका को ऑफर किया। दुनिया की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों को पाकिस्तान अपने साथ लेने के लिए जो दो पोर्ट ऑफर करता है वो कहां पर है, बलूचिस्तान में है। जो क्वेटा, ये क्वेटा भी बलूचिस्तान में आता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो परीक्षण साइट है वो बलूचिस्तान में है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला जाता है तो पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न कैसे रहेगा, क्योंकि इस्लामिक दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास में परमाणु हथियार है। अगर परमाणु परीक्षण साइट ही पाकिस्तान के हाथों से निकल जाती है तो फिर हो सकता है बलूचिस्तान तो आजादी के साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न होगा और पाकिस्तान खाली हाथ रह जाएगा। दो इंपॉर्टेंट पोर्ट यहां पर है। जो सीपैक कॉरिडोर है जो चाइना से आता है, इस सेम नक्शे को अगर आप इधर देखते हैं तो जो सीपैक की जो एक इंपॉर्टेंट पश्चिमी लाइन है वो पूरी की पूरी बलूचिस्तान के अंदर होते हुए ग्वादर पोर्ट तक पहुंचती है। तो चाइना का जो पैसा है वो भी डूब जाएगा। हालांकि चाइना होशियार है। चाइना तो अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो अगले ही दिन बलूचिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर लेगा, क्योंकि यही चाइना जब अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो उसके साथ बात कर रहा था, और जब तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान के साथ वार्ता करने वाला पहला देश चाइना था, क्योंकि चाइना को अपने धंधे से मतलब है, चाइना को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। खैर, कुल मिलाकर के पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अपने हिस्से पर अलग जा रहा है, और अगर बलूचिस्तान और पीओके दोनों की स्थितियां पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं तो पाकिस्तान के अंदर कौन ये कोवर्ट ऑपरेशन चला रहा है। मेरे ट्विटर अकाउंट पर अगर आप नहीं गए हैं तो मैंने वहां पर एक ट्वीट किया था, आज मैं इस स्लाइड में लेना भूल गया हूं, जिसमें मैंने लिखा था कि भारतीय इंटेलिजेंस कम्युनिटी के ऑडिट के हिसाब से अब सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी हमले होने पर ही हम वापस उस पर सैन्य कार्रवाई करे और उसको तगड़ा जवाब दे, इससे काम नहीं चलेगा। अब क्योंकि पाकिस्तान को यह तो समझ आ गया कि अब हम आतंकी हमले करेंगे तो वो भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा, तो फिर पाकिस्तान दूसरी नापाक हरकतें करेगा, जैसे भारत में ड्रग्स भेजना, पाउडर भेजना, नशे से हमारी पीढ़ी को बर्बाद करना। ऐसे में उसको अगर फ्री छोड़ दिया तो ये वो ऐसे उल्टे काम करेगा, इसलिए उसको डिस्टर्ब रखना जरूरी है। इसलिए भारत को बड़े कोवर्ट ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। लेकिन मैं ये बात कहकर के कोई ये नहीं कह रहा हूं कि भारत ही बलूचिस्तान और पीओके में कर रहा है। वो आपका अपना आकलन अलग हो सकता है, मेरा अपना आकलन अलग हो सकता है, इंटेलिजेंस लोगों का अलग हो सकता है, डिप्लोमेट्स लोगों का अलग हो सकता है, पॉलिटिकल लोगों का अलग हो सकता है, मिलिट्री लोगों का अलग आकलन हो सकता है। आपका क्या आकलन है जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत के इस नेशनल चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और ज्वाइन बटन दबा करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।